Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic communication of class 9 geography chapter number 7. So ever since humans appeared on earth, they have used different means of communication. So जब से जो इंसान है इस धरती पर आए हैं तब से वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी ना किसी जरिए से. बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स. बट ये जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और मॉडर्न टाइम्स में तो और ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर. आज के टाइम में जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है वो काफ़ी आसान हो चुकी है. आज चाहे कम्युनिकेटर या रिसीवर कितने भी दूर हों, हज़ारों किलोमीटर दूर भले ही हों, बट उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से अपने अपने घर पे बैठे हुए अपनी अपनी जगह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. So personal communication and mass communication, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communication in the country. So हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब आप वन टू वन कम्युनिकेट कर रहे हो, जब आप बहुत ही स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन से बात कर रहे हो, किसी एक पर्सन से या एक दो पर्सन से अपना मैसेज बता रहे हो. तो जैसे फ़ोन्स, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, जिससे भी हमें बात करनी होती है हम उस पर्सन को कॉल लगाते हैं और बात करते हैं. इसी तरीके से लेटर्स, लेटर्स में क्या है, हम लेटर लिखते हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिखते हैं, जिससे भी हमें बात करनी है हम उस पर्टिकुलर पर्सन को लेटर भेजते हैं. तो ये क्या है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है. मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप एक बार में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हो, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन जैसे टेलीविजन, टेलीविजन क्या है, जो टीवी होता है उस पर हम देखते हैं ना बहुत सारे सीरियल्स, न्यूज़ और स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो टेलीविजन एक ज़रिया है कि उन्होंने एक बार एक मूवी बना के रख दी, ठीक है, और एक साथ करोड़ों लोग उसे टीवी के थ्रू देख रहे हैं. उन्होंने एक चैनल पे मूवी अपलोड कर दी, वो मूवी चल रही है और उसे कोई एक पर्सन नहीं बल्कि हज़ारों करोड़ों लोग एक साथ एक टाइम पे देख रहे हैं. तो टेलीविज़न क्या है, वो मास कम्युनिकेशन है, एक बार में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करता है. इसी तरीके से रेडियो, रेडियो पे एक पर्सन पीछे से बोलता रहता है और उसकी आवाज़ हज़ारों करोड़ों लोग सुनते हैं, अपने अपने जो रेडियोज़ होते हैं उन पे वो सुनते हैं. तो अगेन मास कम्युनिकेशन का मतलब जब आप एक बार में बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाओ, कम्युनिकेट करो, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन. सो प्रेस, प्रेस मतलब जो जैसे न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें रहती हैं, मीडिया, ठीक है. फिल्म्स, फिल्म्स तो आपको पता ही है, मूवीज़, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, मास कम्युनिकेशन. सो ये मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंडिया में. पर्सनल कम्युनिकेशन भी होती है, मास कम्युनिकेशन भी होती है, ठीक है. द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. हमारे देश में जो पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है. पोस्टल नेटवर्क मतलब जो हम लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स, सामान जब हम एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो पोस्टल नेटवर्क है. कि ये जो हमारे देश में जाला है, पोस्टल नेटवर्क है, कि भाई अगर आप एक लेटर भेज रहे हो तो वो आपके जो एड्रेस आपने दिया है उस पर्सन तक पहुंच सके. तो ये जो पूरा नेटवर्क है, पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स, कोरियर्स, इन चीज़ों को पहुंचाने का, ये क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है. इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस. तो जो इंडिया का पोस्टल नेटवर्क है वो पार्सल्स से भी डील करता है, मतलब अगर आपकी कोई चीज़ है, कोई आपको प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो वो पार्सल्स भी पोस्टल नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह भिजवाता है. इसके साथ साथ जो पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन रहती है, जैसे लेटर्स हो गए, है ना, तो ये जो पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन है, लेटर्स हैं, ये भी इंडियन पोस्टल नेटवर्क हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air. तो होता क्या है कि जो कार्ड्स एंड एनवेलप्स होते हैं, ठीक है, इनको फर्स्ट क्लास मेल कंसिडर किया जाता है ना. व्हाट डज फर्स्ट क्लास मेल मीन्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. कार्ड्स एंड एनवलप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है और उनको ज़्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. और हमें पता है कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, एयरवेज. तो कार्ड्स एंड एनवलप्स को क्योंकि फर्स्ट क्लास मेल समझा जाता है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए उन्हें एयर लिफ्ट किया जाता है, एयरवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उनका जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है वहां तक उसको पहुंचाया जाता है. और इसके थ्रू क्या होता है, लैंड एंड एयर दोनों ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कवर हो जाते हैं. क्योंकि
जब एयरलिफ्ट करते हैं तो एक जगह के जो पोस्टल एरिया है उससे दूसरे एरिया का जो पोस्टल एरिया है, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस है, उस तक जो सामान है वो पहुंचाया जाएगा। अब इसमें लैंड का भी तो यूज होगा ना, लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसका भी यूज होगा। कैसे? जैसे आपने अपने घर से, लेट्स से आपका घर यहाँ पे है, आपने अपने घर के पास वाली जो पोस्ट ऑफिस है वहां से आपने क्या किया, आपने उसमें कोई लेटर डाला, और इस लेटर को जो पोस्टल ऑफिस वाले हैं उन्होंने एयरवेज के थ्रू उसको भिजवा दिया। मतलब कि उन्होंने जो एरोप्लेन है, जो कार्गोज रहते हैं, एरोप्लेन ऐसे जो रहते हैं जो कि कार्गोज को या इन कार्ड्स को, लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसमें रखा। और उसके बाद ये जो एरोप्लेन है ये कहाँ गया, ये दूसरे पोस्ट ऑफिस आ गया, और यहाँ पे आपने अपने एक फ्रेंड को भेजना था। अभी जो एरोप्लेन है ये आपके फ्रेंड के घर तक तो नहीं जाएगा, वो सिर्फ सामान जो एयरपोर्ट होता है वहां तक भिजवाएंगे, और एयरपोर्ट से जो सामान है वो लैंड के थ्रू पोस्ट ऑफिस तक आएगा, है ना, और पोस्ट ऑफिस से फिर वो आपके घर भेजेंगे। तो हो क्या रहा है कि इसमें एयरवेज का भी इस्तेमाल हो रहा है, एयर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हो रहा है, और लैंड ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास मेल को एयरलिफ्ट किया जाता है। देन सेकंड क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल ये एक तरीके से थोड़े कम इंपॉर्टेंस इनको दी जाती है। जैसा मैंने बताया, फर्स्ट क्लास मेल मतलब इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता है। सेकंड क्लास मेल इनको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सो कौन कौन सी चीज़ों को सेकंड क्लास मेल की तरह कंसिडर किया जाता है? बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स। तो बुक्स, पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं, है ना। पैकेट्स मतलब कि कोई सामान पैक करके आप, मतलब पैकेज एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रहे हो ना। पीरियडिकल्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो कुछ पीरियड्स में क्या की जाती हैं, इशू की जाती हैं या पब्लिश होती हैं। जैसे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इनको भी हम पीरियडिकल्स के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे मैगजीन को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जैसे हर रोज़ तो मैगजीन जो है पब्लिश नहीं होती है, कुछ मैगजीन्स हफ्ते में पब्लिश होती हैं, कुछ मैगजीन्स महीने में पब्लिश होती हैं, कुछ होती हैं क्वार्टरली पब्लिश होती हैं। तो पीरियडिकल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड पे पब्लिश होती हैं, तो उनको हम पीरियडिकल्स कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सेकेंड क्लास मेल कंसिडर करते हैं। और इनको कैसे पहुंचाया जाता है? दे आर कैरीड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंड क्लास मेल्स को एयरलिफ्ट नहीं किया जाता है, इनको सरफेस मेल्स के मतलब सरफेस के थ्रू पहुंचाया जाता है, मतलब कि लैंड के थ्रू एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनको पहुंचाया जाता है। तो आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि सेकेंड क्लास मेल को जमीन के रास्ते पहुंचाया जा रहा है और वाटरवेज के रास्ते पहुंचाया जा रहा है। सो दे आर नॉट बीइंग एयरलिफ्टेड। To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो बड़ी सिटीज़ एंड टाउन्स हैं उनमें जल्दी से जल्दी मेल्स की डिलीवरी हो जाए, इसके लिए 6 चैनल बनाए गए हैं। एक तरीके से 6 इंपॉर्टेंट रूट्स निकाले गए हैं जिसके थ्रू जल्दी से जल्दी मेल्स को पहुंचाया जा सके। दे आर कॉल्ड, तो कौन से 6 चैनल है? पहला है राजधानी चैनल, सेकेंड है मेट्रो चैनल, थर्ड ग्रीन चैनल, देन बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल। तो किस तरीके का मेल है उसके बेसिस पे इन चैनल्स के थ्रू जो मेल है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। और ये जो चैनल है ये इंश्योर करेंगे कि कोई डिले ना हो, जल्दी से जल्दी जो चीज़ें हैं वो इन सिटीज़ एंड टाउन्स में पहुंच जाए। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। अब अगर इंडिया के टेलीकॉम नेटवर्क की बात करें तो एशिया में सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क्स में से एक इंडिया का भी है। Excluding urban places, more than two-thirds of villages in India have already been covered with subscriber trunk dialing (STD). तो अगर हम अर्बन एरियाज को निकाल दें तो बाकी जितने भी एरियाज बचे, मतलब विलेजेस वगैरह जो हैं, तो 2/3 ऐसी विलेजेस हैं इंडिया में जो कि ऑलरेडी एसटीडी से कनेक्टेड हैं, जहाँ पे एसटीडी स्टैब्लिश्ड है। मतलब हमारे देश का काफ़ी बड़ा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे एसटीडी नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, और जो गांव वाले लोग हैं वो भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एसटीडीज के थ्रू। In order to strengthen the flow of information from grassroots to higher level, the government has made special provisions to extend 24 hours STD facility to every village in the country. अब ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे देश में नीचे से नीचे वाला जो लेवल है उससे लेकर ऊपर से ऊपर वाले लेवल तक कम्युनिकेशन फ्लो इजीली हो पाए। मतलब कि अगर हमारे देश में किसी दूर दराज वाले इलाके में भी कोई पर्सन बैठा है और वो कम्युनिकेट करना चाहता है
किसी शहर में किसी बड़े अधिकारी को या किसी बड़े लेवल पे, तो सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि इजीली जो पर्सन है, लास्ट विलेज में बैठा भी जो पर्सन है, वो इजीली कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात पहुंचा सके जिस तक भी उसे पहुंचानी है। मान लो किसी देश के दूसरे कोने में उसका कोई रिलेटिव रहता है, नाउ ही जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, वो अपने रिलेटिव से बात करना चाहता है, तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो जो पर्सन है गांव में बैठा है, वहाँ से वो इजीली कॉल कर सके, कम्युनिकेट कर सके अपने रिलेटिव को। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं और 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी हर गांव पे मुहैया कराने की कोशिश की है। मतलब कि ऐसे एसटीडी फैसिलिटी, ऐसे एसटीडी जो टेलीफोन फैसिलिटीज़ हैं वो स्टैब्लिश कराए हैं गाँवों में, ताकि वो जो एसटीडी है ना वो 24 घंटे चले। ऐसा ना हो कि दिन के कुछ घंटे वो चल रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोज एसटीडी शुड बी अवेलेबल 24/7, 24 घंटे वो अवेलेबल होने चाहिए, ताकि पर्सन किसी भी टाइम कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। देयर इज अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया। तो हमारे देश में एसटीडी फैसिलिटीज एक तरीके से इवनली, यूनिफॉर्मली फैली हुई हैं। देश के ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ये कनेक्शन है एसटीडी का। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ऐसा कैसे हो पाया, कैसे हम एसटीडी फैसिलिटी को लगभग हर गांव में पहुंचा पाए, कैसे हम हमारे देश का जो रिमोटेस्ट विलेज है उसको हम दूसरे पार्ट्स तक कनेक्ट कर पाए। तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। मतलब कि स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई है और उसकी वजह से ये सारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो पॉसिबल हो पाया है। देखो, कम्युनिकेशन के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज हम आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, राइट, हम टीवी देख रहे हैं, कॉल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। मान लो टीवी का आप समझ लो, तो सैटेलाइट्स के थ्रू जो है सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, और सैटेलाइट क्या है, स्पेस का पार्ट है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं हमने स्पेस में भेजी हुई हैं, और उनके थ्रू क्या हो रहा है, हम सिग्नल्स भेज रहे हैं, सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये जितने भी डेवलपमेंट है वो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाकर, एक साथ लाकर पॉसिबल हो पाई है। So mass communication provides entertainment and creates awareness among people about various national programs, policies. तो मास कम्युनिकेशन जैसा भी हमने डिस्कस किया था, मास कम्युनिकेशन क्या है, जब एक टाइम पे बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। तो मास कम्युनिकेशन जो है वो क्या क्या हमें हेल्प करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट देता है, मनोरंजन देता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में हमें टीवी के थ्रू पता चलता है। इसी तरीके से मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, कोई नई सर्विस आई है, उसके बारे में हमें टीवी एड्स से पता चलता है ना। जो मान लो जैसे आप कोई सोप यूज़ करते हो, बाथिंग सोप यूज़ करते हो, नाउ मोस्ट प्रोबेबली यू मस्ट हैव गॉट टू नो अबाउट दैट सोप थ्रू टीवी एड्स ओनली। तो जैसे टीवी पे एड्स आती हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है और इसको बाय करो, है ना। तो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि भाई समथिंग लाइक अ सोप और समथिंग लाइक दैट पर्टिकुलर ब्रांड सोप एग्जिस्ट। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जैसे आपने पोलियो की एड देखी होगी, 2 बूंद जिंदगी की, इस तरीके से एड्स आती हैं, तो उससे क्या पता चल रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोग्राम निकाला हुआ है जिसके थ्रू बच्चों को, छोटे बच्चों को फ्री में पोलियो की जो दवाई है वो प्रोवाइड की जाती है और उससे पोलियो की बीमारी नहीं होगी। सो उससे क्या हो रहा है कि ये जो टीवी है या मास कम्युनिकेशन है, मैं सिर्फ टीवी का ही एग्जांपल ले रही हूँ, बट बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सभी जरियों से हमें क्या पता चल रहा है, हमें अवेयरनेस मिल रही है, हम एंटरटेन हो रहे हैं, अलग अलग नेशनल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ के बारे में हमें पता चल रहा है। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। तो मास कम्युनिकेशन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मास कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं, तो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स। तो आपको ऐसे नाम भी एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप याद हो जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक साथ बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है, वो क्या है, वो मास कम्युनिकेशन है। नाउ India Radio Akashvani broadcast a variety of programs in national, regional and local languages for various categories of people spread over different parts of the country. तो हमारे देश का जो रेडियो चैनल है आकाशवाणी, वो क्या करता है, वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है और बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में चलाता है, जिससे कि हमारे देश में जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, सब तक जो कम्युनिकेशन है वो पहुंचाई जा सके। सबके लिए कुछ ना कुछ जो आकाशवाणी रेडियो चैनल है वो प्रेजेंट करता है, हर तरीके की भाषा में, हर तरीके के लोगों के लिए वो प्रोग्राम निकालता है।
उसके बाद दूरदर्शन की बात करें जो कि हमारे देश का नेशनल टेलीविजन चैनल है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। टेरेस्ट्रियल नेटवर्क क्या होता है? देखो, एक तो स्पेस की अभी हमने बात की थी कि भाई क्या हो रहा है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के 100 किलोमीटर ऊपर तक हम क्या मानते हैं, एयर स्पेस मानते हैं, और 100 किलोमीटर के बाद हम इसको क्या मानते हैं, आउटर स्पेस, ठीक है। अब आउटर स्पेस में क्या होता है, हम सैटेलाइट्स वगैरह जो है छोड़ते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे सैटेलाइट्स हैं, और सैटेलाइट्स के थ्रू क्या होता है कि कोई पर्सन जो है सिग्नल भेज रहा है, और फिर वो जो सिग्नल है सैटेलाइट नीचे भेज रही है। इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मैंने एक अपना एटमॉस्फेयर की लाइन, ये है येलो कलर से नीचे नीचे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर क्या है, स्पेस है, और हमने क्या बोला कि ऊपर स्पेस में क्या है, सैटेलाइट है, तो ऐसे सैटेलाइट समझ लो ये। अब यहाँ पे नीचे क्या है, कोई पर्सन है, बस, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो पर्सन है ये सिग्नल्स भेज रहा है, ठीक है, इसके फोन से सिग्नल्स जा रहे हैं, और वो सिग्नल्स जो है सैटेलाइट नीचे भेज रही है, और दूसरा पर्सन उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हम स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो सैटेलाइट है वो क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क क्या है? टेरेस्ट्रियल नेटवर्क मतलब कि ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये सिग्नल्स का आदान प्रदान हो, मतलब कि ये जो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं और रिसीव करे जा रहे हैं, ये सारी चीजें इस येलो लाइन के अंदर अंदर हो, इंडिया मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हो। तो जैसे आपने टेलीफोन के नेटवर्क्स देखे होंगे, टेलीफोन के जो टावर्स रहते हैं वो क्या है, वो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे बैठे हो, आपने फोन किया, और फोन से क्या गए, नेटवर्क गए, इस टावर ने रिसीव किए। अब स्पेस में कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, ये जो आपके फोन से सिग्नल निकले ये इस जो टावर है उसने रिसीव किए, और इस टावर ने आगे दूसरे पर्सन को वो सिग्नल पहुंचा दिए। तो क्या हो रहा है कि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क मतलब जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही जो सिग्नल्स हैं वो एक दूसरे से पहुंचाए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है। सो टीवी चैनल्स में भी यही होता है कि जो टीवी चैनल वाले हैं वो क्या करते हैं, वो उनसे सिग्नल्स जो हैं वो इस तरीके के टावर्स, इस तरीके का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो रिसीव करता है, और हम तक, हमारे टीवी तक, हमारी जो डिशेस रहती हैं ना, उन तक वो सिग्नल्स रिसीव होते हैं, और हमें फिर अपने टीवीज पे कोई भी चीज जो है दिखती है। तो जो हमारा दूरदर्शन है ना, हमारा जो नेशनल टेलीविजन चैनल है, ये क्या है, ये इंडिया सॉरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। आई होप कि अब टेरेस्ट्रियल नेटवर्क आपको क्लियर होगा। तो ये ऐसा सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है दुनिया का। इट ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स, तो भाई दूरदर्शन पे भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं। यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है, मतलब कि आपको मूवी, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। एजुकेशनल टू सपोर्ट, मतलब बहुत सारे एजुकेशनल चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें भी आप देखोगे, जैसे मैचेस आते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं वो दूरदर्शन पे दिखाए जाते हैं। तो जो दूरदर्शन है उस पर लगभग हर तरीके के लोगों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम आता है, हर एज ग्रुप के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम आता है। तो इस तरीके से ये जो चैनल है वो हमारे देश का नेशनल टीवी चैनल है, और ये हमारे लोगों के, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स देके सर्व कर रहा है। इंडिया पब्लिशेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स एनुअली, तो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स पब्लिश करता है सालाना। और ये जो न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं, उनकी पीरियडिसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे कुछ पीरियडिकल्स ऐसे हैं जो डेली मान लो आ रहे हैं, कुछ पीरियडिकल्स ऐसे हैं जो हफ्ते में पब्लिश होते हैं, कुछ महीने में पब्लिश होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो बेसिकली अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स हमारे देश में पब्लिश होते हैं। जो न्यूज़पेपर हैं हमारे देश में वो 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में पब्लिश होते हैं, मतलब 100 अलग अलग भाषाओं में आपको न्यूज़पेपर देखने मिलेंगे हमारे देश में। डायलेक्ट्स क्या होती हैं, लोकल लैंग्वेज को हम डायलेक्ट कहते हैं। भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज बोली जाती है, उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। तो 100 अलग अलग भाषाओं में और बोलियों में जो न्यूज़पेपर हैं हमारे देश में पब्लिश होते हैं। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन द कंट्री आर इन हिंदी? तो क्या आपको पता था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर हैं वो हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होते हैं, उसके बाद सेकंड पे आती है इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर, एंड थर्ड पे उर्दू लैंग्वेज के न्यूज़पेपर। इंडिया जो है, इंडिया फीचर फिल्म्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। मतलब कि फीचर फिल्म क्या होती है,
जैसे नॉर्मली जो थोड़ी लंबी फिल्म्स होती हैं, जैसे मान लो 60 मिनट से ऊपर, 1 घंटे से ऊपर वाली फिल्म्स को कुछ लोग फीचर फिल्म कहते हैं, या कहीं कहीं पे बोला जाता है 40 मिनट से ऊपर जो भी मूवीज रहती हैं, फिल्म्स रहती हैं, उनको फीचर फिल्म बोला जाता है। तो फीचर फिल्म मतलब आप ऐसे समझ लो जो थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की, 1 घंटे 2 घंटे, जो थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की फिल्म्स रहती हैं। तो इंडिया जो है फीचर फिल्म्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो भी दुनिया भर में। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, इंडिया जो है शॉर्ट फिल्म्स भी प्रोड्यूस करता है, वीडियो फीचर फिल्म्स बनाता है, शॉर्ट वीडियो फिल्म्स बनाता है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो अथॉरिटी है जो कि इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स को सर्टिफाई करता है। मतलब कि ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये क्या करता है, ये हमारे देश में कोई भी मूवी आ रही है, कोई भी मूवी पब्लिश होने वाली है, तो उसको पहले उसका निरीक्षण करता है, उसको देखता है कि भाई क्या इस मूवी को हमारे लोगों को देखना चाहिए, क्या इस मूवी में कुछ गलत तो नहीं है, क्या इस मूवी से कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी हर्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये क्या करता है, ये किसी भी मूवी को देखता है, उसको जांचता है और उसको एक सर्टिफिकेट देता है कि भाई ये मूवी बच्चों के लिए भी है, ये मूवी सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, इस मूवी में आप ये चेंजेस करो, इस मूवी में आप ये चीज़ हटाओ। तो इस तरीके से जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो मूवीज को देखता है। और इंडिया की मूवीज को ही नहीं बल्कि जो फॉरेन मूवीज भी हैं, भाई मान लो कोई फॉरेन की मूवी है, मान लो स्पाइडरमैन वगैरह जैसी मूवी है और वो हमारे देश में रिलीज होने वाली है, तो जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है पहले उस मूवी को देखेगा और परखेगा कि क्या ये ऐसे फिल्म है जो हमारे देश के लोगों को दिखाई जा सकती है। तो उसको फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई ये जो मूवी है ये हमारे देश में रिलीज हो सकती है। तो इस तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे देश में। अब यहाँ पे एक डू यू नो का सेक्शन दिया हुआ है जिसमें डिजिटल इंडिया की बात की गई है। तो आई एम श्योर कि आपने डिजिटल इंडिया ये फ्रेज तो सुना ही होगा, नहीं भी सुना तो ये जो डू यू नो सेक्शन है ये आप ही के लिए। सो डिजिटल इंडिया क्या है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम मतलब कोई भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे प्रोग्राम्स भी आते हैं, राइट। तो डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि क्या एम करता है कि भाई हमारे देश में नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब हमारे देश में चेंजेस आए, बदलाव हो, और कैसे बदलाव हो, नॉलेज के बेसिस पर। हमारे लोग जो है पॉजिटिव वे में नॉलेज गेन करें और फिर हम ट्रांसफॉर्म करें, हम बदलें। Focus of Digital India program is on being transformative to realize IT, Indian talent, IT, information technology is equals to India tomorrow। तो जो डिजिटल इंडिया है इसका फोकस क्या है कि भाई हमारे देश में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे देश का जो टैलेंट है वो निकल के आए, हमारे देश में जो लोग हैं वो आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और इन दोनों चीज़ों को, इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिला के क्या बनेगा, इंडिया टुमारो बनेगा, कल का भारत बनेगा। तो डिजिटल इंडिया क्या फोकस करता है कि हमारे आने वाला जो भारत है वो कैसा हो, ऐसा हो कि जिसमें हमारे देश का पूरा टैलेंट जो है निकल के आए, उभर के आए, और वो जो टैलेंट है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करे और आगे बढ़े। एंड इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू इनेबलिंग चेंज। तो डिजिटल इंडिया का फोकस क्या है कि ये टेक्नोलॉजी को सेंट्रल बना रहा है, टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज कर रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ में चेंज आ सके। जैसे आप देखो कि डिजिटल इंडिया के तहत क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट के काम हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, उनको इंटरनेट पे लाया जा रहा है। अब आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के कामों के लिए उनके ऑफिस नहीं जाना पड़ता, आप घर पे बैठे बैठे वेबसाइट से डिजिटली बहुत सारे काम कर सकते हो, है ना। पहले क्या होता था, जैसे बिजली का बिल है, बिजली का बिल भरने के लिए पहले लोगों को ऑफिस जाना पड़ता था, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है उनके वहां जाना पड़ता था। बट अब घर में बैठे बैठे बिजली का बिल भरा जा सकता है। तो ये क्या है, ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ज्यादा डिजिटलाइज हो रहे हैं। तो ये डिजिटल इंडिया भी एक तरीके से कम्युनिकेशन का पार्ट है। हमारे देश में जो कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है और किस तरीके से हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमने एक चैप्टर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें ही डिस्कस कर लिया था कि भाई किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कम्युनिकेशन है एंड ट्रेड, ये तीनों चीज़ें किस तरीके से हमारे देश की लाइफलाइंस है, हमारे देश को जान दे रही हैं, उसको डेवलप करने में मदद कर रही हैं। तो आई होप कि अब आपको कम्युनिकेशन और ज़्यादा डिटेल में समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कितना इंपॉर्टेंट इसका रोल है।